हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं साउथ सिनेमा की एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी थंडेल के बारे में बताने जा रही हूँ। यह कहानी है राजू की, जो एक मछुआरा है और सत्या से बेहद प्यार करता है। फिर एक दिन वह गलती से पाकिस्तान की सीमा में चला जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। कुछ दिनों बाद जेल से बाहर आने के बाद राजू और सत्या के बीच की दिल दहला देने वाली मुलाकातें और संघर्ष इस फिल्म की कहानी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हमने पुष्पा 2 का भी एक्सप्लेनेशन किया है, उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं थंडेल की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत सत्या नाम की लड़की से होती है, जो रेलवे स्टेशन पर अकेली बैठी है, बिल्कुल उदास और शांत। वह इस बात का भी ध्यान नहीं रखती कि बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिर रही हैं। अचानक उसके पिता आते हैं और उसे घर लेकर जाते हैं, लेकिन सत्या एक शब्द भी नहीं बोलती। कुछ दिन बाद सत्या अपने पिता से कहती है कि वह उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढे। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सत्या अपनी बात पर अड़ी रहती है। अंततः उसके पिता मजबूर होकर शादी के लिए लड़का देखने लगते हैं। जल्दी ही लड़के वाले सत्या को देखने आते हैं। लड़का सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की उसे देखकर जरूर शादी से मना कर देगी, लेकिन सत्या बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर देती है। लड़का खुशी से झूम उठता है। अगले दिन सत्या उस लड़के को मंदिर में मिलने बुलाती है और उसे बताती है कि वह राजू नाम के लड़के से प्यार करती थी। यह सुनकर लड़के को झटका लगता है और वह कहता है, मुझे तो पहले ही शक था, इतनी सुंदर लड़की का कोई न कोई चक्कर जरूर होगा। सत्या शांत रहती है और कहती है, हाँ मैं राजू से प्यार करती थी, लेकिन शादी तुमसे ही करूंगी। पर पहले मेरी और राजू की कहानी सुनो, फिर तुम समझ पाओगे। लड़का उलझन में पड़ जाता है, लेकिन वह सत्या की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और राजू की कहानी दिखाती है। राजू एक मछुआरा था, जो हर साल अपने गांव वालों के साथ 9 महीने के लिए गुजरात के समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता था। वहां समुद्र के अंदर जाने पर फोन का सिग्नल नहीं आता था और सब लोग तट के पास पहुंचने का इंतजार करते थे, ताकि घर वालों से बात कर सकें। एक दिन जब राजू और उसके साथी मछलियां पकड़कर तट की ओर लौट रहे होते हैं, तो समुद्री लुटेरे आ जाते हैं और उनकी सारी मछलियां लूटने लगते हैं। वहाँ एक मछुआरा थंडेल, जो बाकी सबका लीडर था, उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुटेरे उसे धक्का दे देते हैं। राजू यह सब देखकर गुस्से में आ जाता है और एक एक करके उन लुटेरों को मारकर भगा देता है। फिर वह तट पर पहुंचता है। सबसे पहले सत्या को फोन करता है, ताकि उसे बताने के लिए कि वह सुरक्षित घर वापस आ रहा है। यह सुनकर सत्या बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे बस कल का ही इंतजार था। अगले दिन जब राजू गांव पहुंचता है, तो वह सबसे पहले सत्या से मिलता है। फिर दोनों साथ में लाइट हाउस पर जाते हैं और वहाँ बंधे मछुआरों के झंडे को खोल देते हैं। यह एक खास संकेत था, जिससे पूरे गांव को यह पता चल जाता था कि उनके लोग वापस आ गए हैं। इसके बाद सत्या और राजू 3 महीने तक खुशी खुशी समय बिताने लगते हैं। इसी दौरान राजू के पिता की बरसी भी होती है, जो एक वक्त में गांव के सबसे बड़े थंडेल यानी लीडर हुआ करते थे। राजू गुजरात से कमाए हुए पैसे पूरे गांव में बांटता है, जिससे लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वह भी अपने पिता की राह पर चल रहा है। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। कुछ दिनों बाद राजू देखता है कि उसके चाचा, जो अभी थंडेल है, शराब के ठेके पर बैठकर बहुत ज्यादा पी रहे हैं और परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब राजू उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो चाचा बताते हैं कि दूसरे गांव में एक बड़े आदमी ने माइनिंग का काम शुरू कर दिया है और वह लोगों से जबरदस्ती काम करवा रहा है, लेकिन उन्हें पूरी मजदूरी नहीं दे रहा। चाचा दुखी होकर कहते हैं, मैं भी एक थंडेल हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। राजू को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह अपने चाचा के साथ उस माइन पर पहुँचता है। वहां जाकर वह उस आदमी को पीटकर माइन का काम बंद करवा देता है। असल में माइनिंग से गांव के जंगल और प्रकृति को बहुत नुकसान हो रहा था, जो राजू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। गांव लौटने के बाद उसके चाचा सबके सामने घोषणा करते हैं, आज से राजू हमारा नया थंडेल होगा, क्योंकि उसमें एक सच्चे लीडर के सारे गुण हैं। यह सुनकर पूरा गाँव खुशी से झूम उठता है। कुछ दिन बाद सत्या और राजू अपने दोस्त की बेटी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं। वहाँ दोस्त की पत्नी अपने पति से गुस्से में लड़ाई कर रही होती है। यह देखकर सत्या अपनी भाभी से कहती है, भाभी भैया पूरे साल में सिर्फ 3 महीने ही आपके पास रहते हैं। आपको उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना वक्त मिल रहा है उसे प्यार से बिताना चाहिए। इस पर भाभी सत्या से कहती हैं, जब तुम्हारी शादी राजू से होगी और तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तब तुम्हें अकेलेपन का दर्द समझ आएगा। सत्या उसकी बातों को हंसते हुए टाल देती है, मानो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे 3 महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन राजू सत्या को सुलाकर बिना उसे बताए लाइट हाउस पर झंडा बांधकर चुपचाप गाँव से चला जाता है। सुबह उठते ही सत्या लाइट हाउस पर लहराता झंडा देखकर उदास हो जाती है। उसे समझ में आता है कि अब उसे राजू से मिलने के लिए पूरे 9 महीने इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ राजू गुजरात पहुंचकर अपने थंडेल का चार्ज संभाल लेता है और समुद्र में मछली पकड़ने निकल जाता है। इस बीच गांव में एक बुरी खबर आती है, सत्या की पड़ोसन के भाई की समुद्र में तूफान के कारण मौत हो गई है।
यह सुनकर सत्या का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा कुछ राजू के साथ भी न हो गया हो, क्योंकि वह भी समुद्र में मछली पकड़ने गया था। रात को जब सत्या सोने की कोशिश करती है तो उसके मन में राजू के मरने के डरावने ख्याल आने लगते हैं। वह बेचैन होकर उठती है और अपने पिता के पास बैठ जाती है। उसके पिता सत्या से पूछते हैं, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सत्या घबराते हुए अपने पिता से पूछती है, पापा, मैंने हमेशा देखा है कि आप कभी समुद्र में मछली पकड़ने नहीं गए, ऐसा क्यों? तब उसके पिता उसे अपनी पुरानी कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं, मैं भी एक ठंडेल बनना चाहता था, गुजरात जाकर मछली पकड़ता था। लेकिन एक दिन जब मैं घर लौटा तो पता चला कि तुम्हारी माँ का निधन हो गया था। गांव वालों ने बहुत कोशिश की थी मुझे यह खबर देने की, लेकिन समुद्र में सिग्नल नहीं होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इस वजह से मैं अपनी पत्नी को आखिरी बार देख भी नहीं पाया। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब कभी समुद्र नहीं जाऊंगा। फिर वे सत्या से कहते हैं, मैं तुम्हारे और राजू के प्यार पर शक नहीं करता, लेकिन इस डर के साथ जी रहा हूँ कि कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा न हो जाए। अपने पिता की बातें सुनकर सत्या का डर और बढ़ जाता है। वह मन ही मन ठान लेती है कि जब राजू लौटेगा तो वह उसे कभी गुजरात वापस नहीं जाने देगी। फिर धीरे धीरे 9 महीने गुजर जाते हैं। सत्या को घबराहट होने लगती है क्योंकि 9 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन 6 दिन और बीत जाने के बावजूद राजू और उसके साथियों का कुछ पता नहीं चलता। डर और चिंता से वह राजू को फोन करती है और गुस्से में कहती है, तुम कहाँ हो? तुम लोगों का कोई अता पता नहीं है। राजू उसे शांत करते हुए बताता है, तुम चिंता मत करो, मैं कल गांव लौट रहा हूँ। अगले दिन जब राजू गांव वापस लौटता है तो सत्या उसे गले लगा लेती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह उसे बताती है कि उसकी भाभी के भाई के साथ जो हुआ था वह कितना डरावना था। लेकिन राजू उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है, हमें तो इस बार हमारे सेठ ने हमारी पूरी पगार नहीं दी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह बाद में दे देगा। हालांकि अब राजू को नई नाव मिल गई थी। सत्या को उम्मीद थी कि वह उसके मन की बात समझ जाएगा, कि वह अब नहीं चाहती कि राजू दोबारा समुद्र में मछली पकड़ने जाए। लेकिन राजू ने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया और सत्या भी बिना कुछ कहे वही 9 महीने राजू के साथ बिताने लगी। हालांकि उसकी उदासी को देखकर एक दिन राजू ने उससे उसकी परेशानी पूछी। तब सत्या ने कहा, मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी समुद्र में नहीं जाओगे। राजू उसे समझाने लगा कि अब वह ठंडेल बन चुका है और अगर वह नहीं गया तो गांव में भुखमरी फैल जाएगी। लेकिन सत्या ने उसे अपनी कसम देकर रोक दिया। राजू को उसकी बात माननी पड़ी। रात को राजू के दोस्त उसे कॉल करके बताते हैं कि कल सुबह 8 बजे उनकी गुजरात की ट्रेन है। इस पर राजू भी उन्हें कहता है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। इधर सत्या पूरी तरह निश्चिंत होकर राजू के पास सो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि राजू अब गुजरात नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही सत्या गहरी नींद में चली जाती है, राजू चुपचाप रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है और ट्रेन के चलने का इंतजार करने लगता है। सुबह जब सत्या की आंख खुलती है तो वह लाइट हाउस पर झंडा बंधा हुआ देखती है और समझ जाती है कि राजू उसे छोड़कर जा चुका है। घबराकर वह तुरंत स्टेशन की ओर भागती है, लेकिन वहां पहुंचते ही देखती है कि राजू ट्रेन में चढ़ चुका है। सत्या दौड़कर राजू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राजू उसे समझाने लगता है कि उसका जाना बहुत जरूरी है। तभी सत्या रोते हुए कहती है, राजू एक चीज चुनो, या तो मैं या तुम्हारा ठंडेल का फर्ज। यह सुनते ही राजू कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह ट्रेन में बैठकर दूर जाने लगता है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, राजू सत्या को देखकर जोर जोर से चिल्लाता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन सत्या पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि राजू ने उसके बजाय अपने फर्ज को चुना था। इसके बाद सत्या का पिता स्टेशन पर उसे लेने आता है। यह वही सीन था जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। सत्या उस लड़के से कहती है कि शादी से पहले वह एक बार राजू से मिलकर उसे बताना चाहती है कि अब वह उससे प्यार नहीं करती। असल में सत्या के मन में राजू के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था। वह कहती है, मैं राजू को बता दूं, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। यह सुनकर वह लड़का भी सत्या की पूरी कहानी समझ जाता है। सत्या का मंगेतर उसकी बात समझ जाता है। वह जानता था कि सत्या का मन अभी किसी और चिंता में डूबा हुआ है, इसलिए वह शादी को कुछ समय के लिए टालने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सत्या का मन अब भी बेचैन था, राजू कहाँ होगा। उधर राजू और उसके साथी समुद्र में उठे भयानक तूफान में फंस जाते हैं। लहरें उनकी नाव को इधर उधर धकेल रही थी और देखते ही देखते उनकी छोटी सी नाव पाकिस्तान की सीमा तक पहुंच जाती है। वहां की नेवी बिना कोई सवाल किए उन्हें आतंकवादी समझकर गिरफ्तार कर लेती है। गांव में यह खबर तब पहुंचती है जब एक कुरियर वाला एक चिट्ठी लेकर आता है। सत्या ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें डबडबा गईं। उसमें लिखा था कि राजू और उसके साथी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। उन पर आतंकवाद के झूठे आरोप लगाए गए हैं। यह सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं तो कुछ गुस्से में सरकार को कोसने लगते हैं। आखिर यही लोग तो गांव की रोजी रोटी का सहारा थे। उधर पाकिस्तान की जेल में राजू और उसके साथियों की कड़ी तलाशी ली जाती है और उन्हें सख्त सुरक्षा के बीच जेल में डाल दिया जाता है। जेल के अंदर की हवा तक भारी लग रही थी।
वहाँ की सलाखों के पीछे सबसे खतरनाक कैदी इकबाल से उनकी पहली मुलाकात होती है। इकबाल उनके सामने ही दीवार पर लिखे भारत के नाम पर पेशाब कर देता है। राजू का खून खौल उठता है, लेकिन वह खुद को रोक लेता है। इकबाल उसकी खामोशी पर हंसता हुआ चला जाता है। जब सब सोने चले जाते हैं तो राजू चुपचाप पानी लेकर आता है और अपने हाथों से दीवार पर लिखा भारत साफ करने लगता है। अगले दिन जेलर कैदियों को इकट्ठा करके पूछता है, इनका नेता यानी ठंडेल कौन है? इस पर सभी साथी राजू की ओर इशारा कर देते हैं। राजू ही हमारा ठंडेल है। दूसरी ओर गांव में सत्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। आखिरकार उसका मंगेतर उसके पिता से कहता है, शादी कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा देते हैं। सत्या पहले राजू से मिलकर उससे बात करना चाहती है। उसके पिता उसकी आंखों में चिंता देखकर उसकी बात मान जाते हैं। इधर गांव वाले बार बार सरकार से मदद मांगते हैं और आखिरकार विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी उनकी बात सुनते हैं। वे सभी कैदियों के परिवार वालों से आधार कार्ड और फोटो जमा करने को कहते हैं ताकि वे इस मामले को आगे बढ़ा सकें। गांव वाले बिना देर किए तुरंत अपने अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखकर भेजते हैं। 3 महीने बाद जब ये चिट्ठियां पाकिस्तान की जेल में बंद कैदियों तक पहुंचती हैं, तो वे अपने परिवार वालों की तस्वीरें देखते हैं। उन शब्दों को पढ़ते ही उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जग जाती है। शायद हम घर वापस जा सकते हैं। राजू को लेटर में सत्या की फोटो दिखती है, जिसे देखकर वह उस टुकड़े को अपने पास रख लेता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि सभी के परिवार वालों ने अपने अपनों के लिए चिट्ठियां भेजी हैं, लेकिन तुम्हारी सत्या ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लिखा। यह सुनकर राजू उदास हो जाता है, लेकिन फिर वह कागज पर गिरे सत्या के आंसू के निशान देखकर समझ जाता है कि सत्या उसका इंतजार कर रही है। रात में राजू को एहसास होता है कि उनके साथ आया बच्चा किट्टू गायब है। सभी कैदी उसे पूरी जेल में ढूंढने लगते हैं और एक कोने में उसे बेहोश पड़ा पाते हैं। वे तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन राजू को अंदाजा हो जाता है कि इकबाल ने किट्टू के साथ कुछ गलत किया है। दूसरी तरफ गांव में भुखमरी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कमाने वाले सभी मर्द पाकिस्तान की जेल में बंद थे। यह देखकर सत्या को बुरा लगता है, लेकिन तभी उसे राजू की बताई हुई एक बात याद आती है। सेठ ने उनकी 9 महीने की मजदूरी रोक रखी थी। फिर सत्या अपने मंगेतर के साथ गुजरात जाती है और राजू के सेठ से पैसे मांगती है, मगर सेठ गुस्से में आकर सत्या को दुत्कार देता है और कहता है, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जो मुझसे भीख मांगने इतनी दूर आ गई। जाओ, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। यह सुनकर सत्या सेठ के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ जाती है। धीरे धीरे वहाँ के लोग सत्या की मजबूरी को समझकर उसका साथ देने लगते हैं और मामला अखबारों तक पहुँच जाता है। बढ़ते दबाव को देखकर सेठ को आखिरकार झुकना पड़ता है और वह सत्या को गांव वालों की मेहनत की पूरी मजदूरी दे देता है। सत्या गांव लौटकर सभी लोगों में पैसे बांट देती है, जिससे गांव वाले उसे भी ठंडेल बुलाने लगते हैं, जैसे वे राजू को बुलाते थे। उधर विदेश मंत्रालय का पीएम मंत्री सुषमा स्वराज से मिलकर पूरी स्थिति बताता है। स्वराज जी इस मामले को गंभीरता से लेती हैं और पाकिस्तान से बात करती हैं। इसके बाद राजू और बाकी सभी भारतीय कैदियों को इस 15 अगस्त को छोड़ने का फैसला होता है। जब यह खबर गांव में पहुंचती है तो वहां खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि अब उनके अपने वापस लौटने वाले थे। लेकिन इसी बीच राजू और उसके साथियों को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां जज सभी को रिहा करने का आदेश दे देते हैं, मगर तभी जज को खबर मिलती है कि भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया है, जिससे पाकिस्तान में दंगे भड़क गए हैं। स्थिति बिगड़ते देख जज अचानक अपना फैसला बदल देता है और भारतीय कैदियों की रिहाई के आदेश रद्द कर देता है। इसके बाद पुलिस राजू और बाकी सभी को फिर से जेल ले जाने लगती है। जेल में दंगे हो रहे थे और राजू और उसके साथियों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर कहीं छुपना पड़ता है। इधर जेल का एक ऑफिसर जेलर को आकर बताता है कि राजू और बाकी सारे लोग कहीं भाग गए हैं और अब या तो वे भारत वापस जा चुके होंगे या फिर इस दंगे में मारे गए होंगे। जेलर कहता है कि अगर ये लोग नहीं मिलते तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन इसके कुछ देर बाद राजू और उसके साथियों को सेंट्रल जेल में वापस लाया जाता है। जेलर उन्हें देखकर पूछता है, जब तुम्हें भागने का मौका मिला था तो तुम भागे क्यों नहीं? राजू जवाब देता है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम पीठ दिखाकर नहीं भागते। इसके बाद सभी को फिर से जेल में डाल दिया जाता है। उधर सत्या पीए को कॉल करती है और उसे पता चलता है कि सुषमा स्वराज जी की मौत हो गई है। यह सुनकर सत्या टूट जाती है, क्योंकि सुषमा स्वराज वही थी जो उनकी मदद कर सकती थी। इसके बाद सत्या उस मंत्री को कॉल करती है और मंत्री बताते हैं कि अब उनकी मदद सिर्फ उनकी बेटी ही कर सकती है। सत्या अपने होने वाले पति के साथ दिल्ली जाती है और सुषमा जी की बेटी से मिलने उनके ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ उसे मिलने नहीं दिया जाता। सत्या फिर उस रात एक मंदिर में रुक जाती है। कुछ दिनों बाद 15 अगस्त का दिन आता है और इस दिन इकबाल फिर से हिंदुस्तान का अपमान करता है, लेकिन इस बार किट्टू हिम्मत करके पाकिस्तान की जेल में भारत का झंडा फहराता है। यह देखकर इकबाल गुस्से में आकर किट्टू को मारने उसके पास जाता है, लेकिन इस बार राजू शांत नहीं बैठता और इकबाल को बुरी तरह पीटता है। राजू भारत के झंडे को जला देता है
क्योंकि उसे लगता है कि अगर झंडा बचा तो पाकिस्तानी झंडे के टुकड़े कर देंगे। जेलर आकर राजू को रोकता है और उसे बुरी तरह मारकर दूसरी जेल में डाल देता है। इधर सत्या बार बार सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन वह हर बार उसे इग्नोर करती रहती है। फिर सत्या की भाभी सत्या से कहती है, तुम्हारी शादी के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, हम क्या करेंगे। यह सुनकर सत्या के दिमाग में एक योजना आती है। वह शादी के कपड़े पहनकर बांसुरी स्वराज की कार, फिर उसे ऐसी ड्रेस में देखकर वह कार रुकवाती है और सत्या को ऑफिस में बुलाती है। सत्या की पूरी बात सुनकर वह वादा करती है कि वह उसकी शादी से पहले सभी को भारत वापस लाकर रहेगी। यह सुनकर सत्या बहुत खुश हो जाती है। अगले 2 दिन में हम देखते हैं कि राजू और बाकी सभी लोगों की आईडी चेक करके उन्हें वापस भेजा जा रहा है, लेकिन राजू के एक दोस्त का आधार कार्ड न बनने की वजह से उसका नाम लिस्ट में नहीं होता। वह रोते हुए कहता है कि उसकी दादी हमेशा कहती थी कि आधार कार्ड बनवा लो, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। तब राजू पाकिस्तान आर्मी से कहता है कि वह अपने दोस्त को बिना वापस लिए नहीं जाएगा। इसके बाद उसके दोस्त उसे बार बार कहते हैं कि उसे सत्या से मिलना चाहिए, लेकिन राजू नहीं मानता। फिर राजू को सत्या की शादी का कार्ड दिखाते हैं, जो बहुत पहले चिट्ठी में उन्हें मिला था, लेकिन राजू से छुपा कर रखा था। अगर उसे पता चलता तो वह कभी पाकिस्तान जेल से बाहर नहीं आता। सत्या की शादी का कार्ड देखकर राजू टूट जाता है। जेलर राजू से कहता है कि उसने साबित कर दिया कि थंडेल एक सच्चा लीडर अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं भारतीय दूतावास 12 बजे से पहले राजू के दोस्त का आधार कार्ड बनवाकर पाकिस्तान भेज देता है। जेलर देखता है और अपने ऑफिसर से कहता है कि अब इन्हें छोड़ दो। ऑफिसर कहता है कि अब 12 बज चुके हैं, तो जेलर कहता है कि उन्हें 11:55 के समय से रिहा कर दिया जाए। इसके बाद राजू और उसका दोस्त रिहा हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सत्या दिल्ली से अपने गांव पहुंचती है तो वह देखती है कि लाइट हाउस से झंडा हटा दिया गया है, मतलब राजू गांव वापस आ चुका है। फिर मुरली सत्या से कहता है कि उसने वो शादी का जोड़ा राजू के लिए रखा था, इसलिए उसने राजू की फ्लाइट टिकट शादी के मुहूर्त पर बुक की थी ताकि वह सत्या के साथ शादी कर सके। यह सुनकर सत्या दौड़ते हुए राजू के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। यहीं पर यह शानदार मूवी खत्म होती है। यह थी थंडेल फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियां सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने पुष्पा 2 का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।